अस्सलाम वालेकुम जी। आपके साथ फेसबुक लाइव में हूँ और इस फेसबुक लाइव का जो मकसद है वो ये था कि वैसे तो आपके साथ फेसबुक लाइव एक दो दफ़ा मैं पहले भी कर चुका हूँ, मगर इसका मकसद ये है कि हम कोई ऐसा काम करें जो कि पर्पसफुल हो। तो तरीका मैंने ये ढूंढा कि मैं एक टॉपिक बताऊंगा वीक में एक दफ़ा और उससे रिलेटेड सवाल आते चले जाएंगे और फिर मैं अपनी दानिश में उस पर जवाब देता चला जाऊंगा। तो मेरे ये मशवरे के लिए मैं अपने एक सामे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि पहला टॉपिक जो है वो CSS को रखा जाए। वो इसलिए रखा जाए कि आजकल ज़रा रिलैक्स टाइम है और चूँकि आजकल रिलैक्स टाइम है तो इसलिए पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन शायद उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लोग मिल के बैठें और लोग आपस में डिस्कशन करें या कहीं जाएं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आज का टॉपिक जो है वो CSS को रखा जाए। आपके कोई ऐसे सवालात जो शायद मैं जवाब दे सकूं तो मैं उसके जवाब दे दूंगा। आप काइंडली अपने कमेंट्स को या अपने क्या नाम है सवालात को CSS तक महदूद रखिए। अगर उसके अलावा हो तो मजबूरी में मुझे उसको इग्नोर करना पड़ेगा। एहसन अदनान साहब ने कहा कि वाई वन शुड एम फॉर CSS। एहसन अदनान साहब बहुत ही वैलिड सवाल है और ये पहला सवाल है जिसको मैं एड्रेस करता हूं, जो कि टॉपिक मेरा बनेगा करियर प्लानिंग का। अच्छा देखिए, जब भी आप तालीम ख़त्म करते हैं, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आप तालीम के बाद क्या करना चाहेंगे। सो दो ऑप्शंस हैं आपके बारे पास बड़ी। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना बिजनेस कर लें और आप नौकरी कर लें। ये पहली स्टेप आ गया। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो अगला सवाल यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं या पब्लिक सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं। तो यहां पे आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने एटीट्यूड के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। अगर आप पब्लिक सेक्टर की नौकरी करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेहतर तो ये मुकाबले का इम्तिहान ही है, तो इसलिए आप इसमें ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, अगर आप पब्लिक सेक्टर का करना चाहते हैं, CSS रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बताएं। मेरी भी इंफॉर्मेशन आप जितनी ही है, क्योंकि मुझे भी पब्लिक से ही, मीडिया से ही पता चलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा अंदाज़ा है और मुझे इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फ़िलहाल तो कोई बड़ी रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रही। अगर वो होंगी भी तो उसमें किसी को डिसएनफ्रेंचाइज शायद ना किया जाए। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब ये है कि ये बार लगानी बड़ी मुश्किल है। ये मेरा अंदाज़ा है कि जी फ़लाँ लोग नहीं आ सकते, तो इसमें इस ज़्यादातर ये ओपन ही रहेगा। शहजाद खान साहब कहते हैं मेमोरी इंक्रीज का कोई टिप्स दे दें। शहजाद साहब, बार बार मैं ये अर्ज करता हूं कि मेमोरी के टेस्ट की बजाय अंडरस्टैंडिंग के टेस्ट की तरफ जाया जाए। सो अगर आप मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस। और अगर आप अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है रिलेशनशिप्स, उसका तरीका होता है फ्रेमवर्क, उसका तरीका होता है किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझें। जब स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे। तो नॉलेज जो आपको याद रहता है वो रिलेटेबिलिटी की वजह से याद रहता है। आपकी इजाज़त से मैं साथ साथ चाय भी पीऊँगा। मैंने अभी खाना खाया तो मैं साथ साथ चाय भी किया। अच्छा जी, मोहम्मद साइम साहब कह रहे हैं कि 12 सब्जेक्ट्स का टाइम कैसे मैनेज करें। मोहम्मद साइम साहब, बहुत पुरानी बात है, मुझे अपना ज़माना याद आ गया। मैंने कोई तीर नहीं मारा था पढ़ने में, लेकिन मैं नौकरी करता था सुबह 8:30 से पूरे 4:30, और एक ऐसी जगह पे नौकरी करता था जहाँ पे गाड़ी जो है ना वो सुबह 8 बजे घर के बाहर आ जाती थी ज़बरदस्ती ले जाने के लिए। यानी मैं नैब में था तो वो मुझे उठा के हमें ले जाते थे और 4:30 से पहले हम निकलते नहीं थे। और मैंने जब CSS का रिटर्न एग्जाम दिया तो उससे एक दिन पहले तक भी मैं दफ्तर में था और रिटर्न एग्जाम के अगले दिन भी दफ्तर में था। तो टोटल जो 6 घंटे मिलते थे। तरीका इसका यह है कि एट ए टाइम आप 3 सब्जेक्ट पढ़ें, 3 या 4, और साथ साथ थोड़ी इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। और आप एंड में तकरीबन साइकिल जब चलाएंगे तो 7-8 मंथ्स में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ लेने चाहिए। सैयद बिलाल शाह साहब कहते हैं हाउ टू मेक नोट्स फॉर CSS। सैयद बिलाल शाह साहब, वैसे मैं नोट्स बनाने में
काफ़ी लेज़ी साबित हुआ। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ने गया तो मैंने ये देखा कि नोट्स की अहमियत ज़रूर है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम मेमोरी के लिए उसको बना लेते हैं, हम वो चीज़ें नहीं बनाते जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग दे। इसकी एक टिप है सादा सी कि आप कभी भी जो किताब में लिखा हुआ है उसको कॉपी ना करें, आप वो चीज़ लिखें जो आपको समझ आई है और आप किसी को समझाना चाहते हैं। मसलन अगर मैं इधर मिसाल देता हूँ, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हिस्ट्री की किताब है, ये है मुग़ल स्टेट के ऊपर। अब मैं अगर इसके नोट्स बनाऊंगा तो मैं जो इसमें लिखा है उसको अगर कॉपी करूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में मुझे समझ आई है उसको लिखूंगा, तब मुझे उसका फ़ायदा होगा। यासीन सुमरो साहब कहते हैं सर व्हाट ट्रेड्स और हैबिट्स सीएसएस टॉपर्स पोजेस। यासीन सुमरो साहब, मैं भी एक सीएसएस टॉपर हूं, पर मुझे पता नहीं कि क्या हैबिट्स हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो लक का है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप टॉपर को की बजाय अगर आप टॉप 10% देखें तो उसमें जो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आएंगी, उसमें कुछ टैलेंट नज़र आएगा, कुछ वर्क एथिक नज़र आएंगी, कुछ हैबिट नज़र आएंगी और कुछ स्मार्ट स्टडी नज़र आएगी। किसी ने सवाल किया, ये सवाल बहुत लोग करते हैं, नाम गुजर गया, कि बीए पास सीएसएस कर सकते हैं। अगर आजकल जो बीए हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो ऑनर्स बीए है या 4 साल का बीए है, उसमें तो तकरीबन वो तो मास्टर लेवल पे ही पहुंच जाता है। मगर अगर आप वैसे भी हैं, मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आपकी रीडिंग बेहतर है, तो आप कभी भी ये कर सकते हैं, अगर आपकी ये रीडिंग जो है वो बेहतर है। सफदर इकबाल साहब ने कहा व्हाट क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स नीडेड फॉर इट। सफदर इकबाल साहब, एट्रीब्यूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो तो थोड़ा हार्ड वर्क है, दूसरी बात है प्लानिंग है, तीसरी बात ये है कि आप स्मार्टली उसको स्टडी करें इस तरीके से कि आप सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा जी, रिजवान रशीद ने कहा कि इंटरव्यू की टिप्स शेयर कर दें प्लीज। रिजवान रशीद साहब, मैं इसमें भी लगाऊंगा, मेहरबानी फरमाकर, वैसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है 5 स्टेप्स का 5 वीडियोस इंटरव्यू के ऊपर। वो 5 C's मैंने उसको कहा है, वो शुरू होती हैं कॉन्फिडेंस से, उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद कॉन्डक्ट, फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन और फाइनली कंटेंट। 5वीं अभी मैंने अपलोड नहीं की, वो भी मैं करूंगा, प्लीज उसको देखिए। किसी ने ये कहा है कि प्रेशर कैसे रिलीज करें। देखिए, आप ये प्रेशर का सोर्स क्या है? प्रेशर का जो मेन सोर्स ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी बजाय हमें महसूस होता है कि रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें महसूस होता है हमें एबिलिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना फोकस अंडरस्टैंडिंग पे रखेंगे और आप कहेंगे यार मैं इम्तिहान तो बाद की बात है ना, मैंने ये जो किताब है ना, मैंने ये किताब समझ के किसी को समझानी है, ये मेरा टेस्ट है, तो फिर आप प्रेशर कम फील करेंगे। अच्छा जी, हाउ इज पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट। मैंने पॉलिटिकल साइंस को इम्तिहान में नहीं पढ़ा, वैसे बड़े शौक से पढ़ा है। मुझे सामने किताब भी नज़र आ रही, बड़ी अच्छी मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आई थिंक पॉलिटिकल साइंस इज़ अ ग्रेट सब्जेक्ट। सारी सोशल साइंसेस की जो मदर है वो पॉलिटिकल साइंस है। सिलेबस इसका स्लाइटली बड़ा है, लेकिन बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है। उसके बाद हाउ टू डिवाइस एंड टाइम टेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए, जो लोग तो नौकरी नहीं कर रहे उनकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, उनके पास तो कम अज़ कम 12 घंटे उनके पास है, और 12 घंटे को आप डिवाइड इसलिए कर सकते हैं कि आप 45 to 50 मिनट्स का एक सेशन रख लें। तो आपको 45 to 50 मिनट के एक सेशन के दौरान एक टॉपिक को कवर कर लेना चाहिए। तो टॉपिक को कवर करने का मतलब यह है कि आप उसको पढ़ भी लें और साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन कर लें या उसके कुछ नोट्स वगैरह ले लें। आई डोंट नो, किसी ने कहा एग्रो फॉरेस्ट्री का तो मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये कहा है कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसकी 3-4
को मैंने शराइत बताई हैं, उनमें सबसे पहली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली ये है कि वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपको पहले से कुछ पता है। दूसरा वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तीसरी वो उसमें होनी चाहिए कि उसकी कोई टेक्स्ट बुक मौजूद हो। चौथी ये चीज़ होनी चाहिए कि उसकी कोई रेलेवेंस हो। वुमेन ज्वाइनिंग पुलिस सेक्टर इन पाकिस्तान एंड व्यूज ऑन पुलिस पोल साइंस मैंने बता दिया। वुमेन और मेल में सीएसएस की बुनियाद पे कोई फर्क नहीं है। दे आर ऑल इक्वल, दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड दे वुमेन आर डूइंग रियली वेल। उसके अलावा लाइफ आफ्टर को फिलहाल छोड़िए। उसके बाद क्या कहते हैं जी, इंग्लिश की तैयारी बगैर टीचर के सेल्फ हो सकती है, सफदर इकबाल साहब कह रहे हैं। सफदर इकबाल सबसे ऊपर कोई कह रहे हैं, तो हो सकती है, लेकिन यह है कि आपके अंदर एक ऐसा नाकिद होना चाहिए जो आपको खुद भी टेस्ट करता रहे और आपको पता चलता रहे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाए तो आप अपने आप को खुद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हसनैन सैयद साहब कहते हैं हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग पावर। हसनैन सैयद साहब, यू कैन इम्प्रूव राइटिंग पावर बाय राइटिंग मोर एंड ट्राई टू राइट करेक्ट एंड ट्राई टू राइट लाइक वेल। लेकिन राइटिंग का जो मेन लिंक है वो रीडिंग से है। अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं बेसिक लेवल की, तो आप उसमें देखा कीजिए कि राइटिंग की टेक्निक क्या है। अच्छा जी, रिकमेंड सम बुक्स फॉर इंग्लिश राइटिंग। मैं कर चुका हूँ, मैंने ड्रायर्स इंग्लिश कर सकी है। बहुत से लोग मेरे बारे में सवाल करेंगे जी आप क्या करते हैं। मैं जो भी आजकल कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये पूछिए, अगर आप सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे सलमान तारिक साहब कहते हैं यू शुड ड्रिंक फ्रॉम राइट हैंड। सलमान तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये बताया और आपने ये नोट भी किया। मैं आपसे अगली दरख्वास्त ये करूँगा कि मैं अपने आप को ज़रूर देख रहा हूँ। आप जो हैं वो मुझे कोई सवाल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा नोट किया। आगे बताइए जी। उसके बाद कहते हैं जी रिकमेंडेड बुक्स किस चीज़ की, ये मुझे नहीं पता। आयशा कह रही हैं आपकी बेगम साहिबा किधर हैं। थैंक यू वेरी मच। बेगम साहिबा देख रही हैं, ऑल्दो वो अपने शो की तैयारी कर रही हैं, उनका शो भी शुरू होने वाला है, तो आप वो भी ज़रूर देखिए साथ साथ। अली अहमद साहब ने एक बड़ा बुनियादी सवाल किया है। वो सवाल ये है कि एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। मेरा ये ख्याल है, मैंने तो कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, ना मैं कभी किसी एकेडमी में गया हूँ, ना मैं जाता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब लोगों को देखा जो एकेडमी से आए थे तो मुझे लगा कि एकेडमी से उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले से ही बेहतर थे। लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए शायद या सोशल इंटरेक्शन के लिए आप जाना चाहें तो आप चले भी जाएं। अच्छा, लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि फ़लाँ सब्जेक्ट बेहतर है या फ़लाँ सब्जेक्ट बेहतर है। अब आप अपने सवाल पे खुद ही गौर कीजिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है कि पॉलिटिकल साइंस बेहतर है या आईआर बेहतर है। तो जब आप कहते हैं कि बेहतर है तो उस बेहतर से आपकी क्या मुराद है कि उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं कि नंबर ज़्यादा आते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, ये कैसे गारंटी होगी। तो उसकी बजाय आप बेसिक्स पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी मैं फ़लाँ सब्जेक्ट रखूं या नहीं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब भी आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। और आपका क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आप आपका टेक्स्ट बुक के अलावा उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको वो रख लेना चाहिए। उसके बाद फ्रॉम वेयर अ फ्रेश स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपरेशन। जनाबे वाला फ्रेश स्टूडेंट जो हैं वो प्रेपरेशन शुरू करें। सबसे पहले वो अंग्रेज़ी लिखना और पढ़ना शुरू कर दें। तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट अंग्रेज़ी का लिख लें, अगर आप मुनासिब लिख सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। जेंडर स्टडीज़ पे मेरा अंदाज़ा इतना नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ। उसके साथ साथ अच्छा, उमर फारूक साहब कहते हैं फारूकी साहब के अंग्रेज़ी को क्यों अहमियत दी जाती है। उमर फारूकी साहब देखिए, एक तो वजह अंग्रेज़ी को अहमियत देने की ये है
कि जो मज़ामीन जिसमें टेस्ट हो रहा है वो सारे के सारे अंग्रेज़ी में। आप खुद सोचिए कि अगर आप इंजीनियरिंग भी टेस्ट हो रहे, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर, तो वो ज़्यादा अंग्रेज़ी में है। दूसरी वजह ये है कि हमारी ऑफिशियल सरकार अंग्रेज़ी में चलती है। तीसरी वजह जो है वो बहुत बड़ी ये है कि हमारे यहाँ अगर आप अंग्रेज़ी राइटिंग जो है वो समहाउ इस चीज़ के साथ इक्वेट हुई है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने एक दफ़ा पीसीएस का इम्तिहान पास किया था, उसमें उर्दू थी, उसमें ज़्यादा लोग उर्दू में फ़ेल होंगे। तो ये कहना कि उर्दू में लोग पास हो जाएंगे ये भी नहीं है। तो जिन्होंने फ़ेल होना है उन्होंने फ़ेल होना है, जिन्होंने पास होना है उन्होंने पास होना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड, आपको बेसिक सब्जेक्ट कवर कर रहे हो। सईद अफजल साहब आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? जनाब ये मुलाकात हो रही है, यही तरीका है। अच्छा जी, अली राना साहब कहते हैं हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन कायम रखने का तरीका जो है ना वो ये हुआ करता है कि अगर आप कुछ ना कुछ डेली अकम्प्लिश कर रहे हैं तो आपकी मोटिवेशन रहेगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका टारगेट नॉलेज एक्यूमुलेशन है तब भी आपकी मोटिवेशन रहेगी। तीसरी बात ये है कि आप गोल की तरफ देखेंगे तो आपकी मोटिवेशन रहेगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम भी है और मोटिवेशन नहीं है तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वजूहात कोई आपकी पर्सनल हैं तो वो और चीज़ है, वगरना इसमें मोटिवेशन का मसला होना नहीं चाहिए। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश पे काफ़ी सारी बात हो चुकी है। प्रैक्टिस, रेलिवेंट प्रैक्टिस, राइटिंग एक्सप्रेशन को कैसे इम्प्रूव की जाए। देखिए राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए मैंने वर्ज किया, अक्सर जगह पे दोबारा बताता हूँ कि राइटिंग एक्सप्रेशन की तरफ जब हम जाते हैं ना तो हम उसको एज ए होल ही इम्प्रूव करना चाहते हैं। एज ए होल का मतलब है कि मैं अब अंग्रेज़ी की मिसाल इसलिए ले सकता हूँ कि मुझे अंग्रेज़ी ज़रा मैं बहुत अरसे से लिख रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल फ्रेंच की मिसाल लेता हूँ कि अगर मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ या मैं अरबी सीखना चाहता हूँ तो मैं अरबी लिखना शुरू कर दूँ तो मुझे तो अरबी कभी नहीं आएगी। तो अगर आप ज़ुबान को उस तरह सीखना चाहते हैं तो उसका जो मेरी नज़र में मॉडल है वो है WSPE। WSPE वर्ड्स, उसके साथ सेंटेंसेस, उसके साथ पैराग्राफ और उसके साथ मुकम्मल एसे। तो आप ये देखिए कि आपका जो फॉल्ट है या आपका जो गैप है वो किस जगह पे है, फिर आप उन जगहों को एड्रेस कीजिए और फिर उसको एज ए होल लिखिए अपने साथ। हाउ मच टाइम आई थिंक 6 से 8 महीने। अब्दुल हसीब सलीमी साहब कहते हैं स्पीकर कैसे बना जा सकता है, इससे रेलिवेंट पता नहीं है या नहीं। बहरहाल स्पीकर बनने के लिए तो सलीमी साहब ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें, आप कम्युनिकेशन डेवलप करें और उस कम्युनिकेशन में आप ऑडियंस को समझें, आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छी हो और आप जल्दी से कोई थॉट्स को वर्ड्स में चेंज कर सकते हों। What was your motivation factor at the time of your preparation? I don't know, motivation factor यही था कि बेहतर से बेहतर जगह पे जाया जाए। तो मैं लकी था कि मेरे पास 10 से 12 अपॉइंटमेंट लेटर्स थे। आई वॉज लकी, आई कांट से मोर देन दैट। लेकिन ये है कि आप बेसिकली चाहते हैं कि ये लर्निंग बजाते खुद एक बड़ी इंजॉयबल है। आई एक्चुअली इंजॉयड इट, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मौका मिल जाते हैं तो इतना ये अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे पढ़े जो मैंने रखे ही नहीं। मैंने यूएस हिस्ट्री नहीं रखा, मैंने वो भी पढ़ लिया। मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं रखा, मैंने वो भी पढ़ लिया। मैंने इस्लामिक लॉ भी पढ़ लिया जो कि मैंने नहीं रखा। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखा। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में। आप पढ़ने को एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह इम्तिहान भी पास हो जाएगा, आप देखेंगे। जनाब उसके बाद आई एम इन हायर सेकेंडरी एंड आई कांट मेंटेन माई टाइमिंग्स। तो अब टाइमिंग कैसे मेंटेन हो? टाइमिंग ऐसे मेंटेन हो कि आप ये देखें कि आपको कौन सी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको मिनिमाइज कर लीजिए। अच्छा जी, how to prepare, what is the first step? First step is to start reading and writing. अच्छा जी, प्रेपरेशन पे कुछ बात कर लेते हैं। What should be the level of English? इंग्लिश का लेवल ये है कि आप अपनी बात अंग्रेज़ी में लिख सकते हो और बता सकते हो, ये लेवल है। और ये कोई इतना अनरियलिस्टिक लेवल नहीं है और आपको इतनी तालीम के बाद ये कैपेसिटी होनी चाहिए। उसकी एक और मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कि वो रोमन में लिख रहे होते हैं। अगर आप इसी की प्रैक्टिस कर दें, इसी की प्रैक्टिस कर लें
कि आप उसको अंग्रेज़ी में ही लिखेंगे तो ये भी एक प्रैक्टिस है, जस्ट ऑफ द कफ कह रहा हूँ, बिकॉज वी आर सो यूज टू राइटिंग मैसेजेस और वगैरह। और मैं हालांकि बड़ा तंग होता हूँ, मैं स्लो मैसेजेस करता हूँ कि मैं किसी को मैसेज करूँ तो मैं या तो इन पेज में उर्दू में करता हूँ या अंग्रेज़ी में करता हूँ। मैं रोमन वाली अंग्रेज़ी में नहीं लिखता कि उर्दू को अंग्रेज़ी में लिखूँ, तो उसकी वजह से मैं खुद ब खुद एक और मैंने टिप छोटी सी अपने आपको दे दूँ कि मैंने अपने यहाँ स्पेल चेक भी नहीं लगाया हो अपने फ़ोन पे, तो मैं खुद ब खुद स्पेलिंग इम्प्रूव करता रहता हूँ। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बुक्स, उन्होंने कहा जी आपका वीलॉग नहीं मिला। मेरा नहीं ख्याल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे वीलॉग बनाया है, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में तो इंग्लिश है, उसकी मैंने बताया है, एक दो किताबें, उसके अलावा करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको प्रिपरेशन सब उससे करनी पड़ेगी मटेरियल से। इस्लामिक स्टडीज़ की भी 3-4 किताबें मशहूर थी हमारे वक्त में, अब भी तकरीबन वही हैं, और बाकी साइंस है वो भी अपडेट होती रहती है। तो उसमें तो कोई मुझे इस टाइम ये नहीं कि मैंने कुछ स्पेसिफिक बुक्स बताई हूँ। राना हारिस साहब कहते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। राना हारिस साहब, न्यूज़पेपर पढ़ने पे मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले जब भी न्यूज़पेपर मैं कम से कम पढ़ता हूँ तो मैं सबसे पहले उसका एडिटोरियल पेज पढ़ता हूँ। एडिटोरियल पेज में मैं सबसे पहले उसका एडिटोरियल पढ़ता हूँ, उसके बाद ऑप-एड पढ़ता हूँ, ये पहली स्टेप है। दूसरा स्टेप है मैं हमेशा इंटरनेशनल पेज पढ़ता हूँ। तीसरा सब्जेक्ट है मैं बिज़नेस पेज पढ़ता हूँ, और चौथे नंबर पर फ्रंट पेज पढ़ता हूँ। और उसमें फिर मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी खबर है जो इंटरेस्ट की है या नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब इसाक साद साहब कहते हैं जी मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा गोल क्या है। तो इसाक साहब, अगर आपको समझ नहीं आ रही ये गोल क्या है, तो सबसे पहले ये सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या चाहते हैं। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो अगर आप एक काम करना चाहते हैं तो उसको ज़रा बंदा सही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा जी, हाउ टू रीड डॉन करेक्टली, आप उसमें देखें, उसमें जाइए, और हमेशा उसको जब एक ऑप-एड को आप पढ़ लें तो ये देखें कि उसका बुनियादी नुक्ता क्या था। और जो बुनियादी नुक्ता होता है उसको प्रॉब्लम क्वेश्चन कहते हैं, और वो अच्छा राइटर हमेशा एक ही नुक्ते पे लिखता है। तो आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि उसका बुनियादी नुक्ता क्या है। उसके साथ फिर ये लिखें कि जब उसने ये बुनियादी नुक्ता उठाया है तो उसके साथ उसने आर्गुमेंट्स क्या दिए हैं, तो वो नोट करें 1 2 3 4 करके कि ये इसके आर्गुमेंट्स हैं। मेरे पास अखबार नहीं पढ़ी वरना मैं आपको बताता। हाउ टू इम्प्रूव प्रेसी राइटिंग। अच्छा, प्रेसी राइटिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम उल्टा लेते हैं। मैं प्रेसी राइटिंग पे 2 मिनट बात कर लूँगा। हम प्रेसी राइटिंग ये करते ये हैं कि हम सारा टेक्स्ट पढ़ते हैं, और जब हम सारा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं ना तो उसके बाद हम ये कहते हैं जी कि अच्छा इस टेक्स्ट को हमने इसकी अल्फाज में लिखे बगैर अपने अल्फाज में लिख देना है। तो हम एक लाइन उठाते हैं, उस लाइन को उठाकर उसी की कॉपी किसी और अल्फाज के साथ कर देते हैं। तो ये तो प्रेसी राइटिंग नहीं है। प्रेसी राइटिंग तो बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपने 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का एक टेक्स्ट पढ़ा है तो आप ये बताएं कि इसका क्रक्स क्या है और इसमें वो क्या कहना चाहता है राइटर। और जब आप ये कहते हैं कि क्या कहना चाहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ टेक्स्ट क्या है। क्या ये टेक्स्ट एक आर्गुमेंट है, क्या ये टेक्स्ट एक डिस्क्रिप्शन है, क्या ये टेक्स्ट एक एनालिसिस है। सबसे पहले तो आप यहाँ से शुरू करें। तो आप लिखें कि आप कहें कि दिस टेक्स्ट इज एन एनालिसिस ऑफ दिस थिंग। उसके बाद ये देखें कि उसका क्लेम क्या है इसमें, या वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले तो उसका नेचर या उसका स्ट्रक्चर बताइए ना आप। उसके बाद आगे जाके कहते हैं it is a common perspective that CSS is a test of memory not of intelligence, what is your view। ये हैं जी उसामा आरिफ साहब। उसामा आरिफ साहब, ये व्यू ये हमने बना दिया, ये है नहीं। आपको कभी मौका मिले ना, आप FPSC की वेबसाइट पे जाके ना उन्होंने एक पोर्शन रखा हुआ है एग्जामिनर नोट्स का। जब आप उसको देखेंगे ना, कभी पढ़िए कि वो एग्जामिनर्स की क्या
नई चीज़ें हैं। तो एग्जामिनर क्या ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो जब आप ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इंटेलिजेंस इस्तेमाल करें, कॉम्प्रीहेंशन इस्तेमाल करें, अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल करें, एनालिसिस इस्तेमाल करें। वो तो बेचारे रोते रहते हैं हर वक्त, वो हम ही नहीं करते तो क्या क्या किया जाए। उसके बाद बेस्ट विशेस, थैंक यू जी, बेस्ट विशेस। ग्रामर कितना मैटर करती है? देखिए ग्रामर जो है ना, इट शुड बी नेचुरल। अब मुझे नहीं याद मैंने कभी ग्रामर पढ़ी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ते चले जाते हैं तो आप करेक्ट होते जाते हैं। सो ग्रामर से ज़्यादा यू हैव टू बी करेक्ट, और आपको प्रैक्टिस से हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू कवर करंट अफेयर्स। सलीम साहब, करंट अफेयर्स के लिए जो आसान मेरी नज़र में तरीका ये है कि आप टॉपिक्स की फाइलें बना लें। तो आप एक टॉपिक चुन लें और वो आपको इंटरचेंजेबली हेल्प भी करेंगे। मसलन अगर इकोनॉमी है, करंट अफेयर का भी हिस्सा है, वो पाकिस्तान अफेयर्स का भी हिस्सा है, वो शायद और भी कहीं इकोनॉमिक्स में भी यूज़ हो जाए, तो आप इकोनॉमी की एक फ़ाइल बना लीजिए और आप मटेरियल को इकट्ठा करिए। तो आपको अखबार में से भी मिलेगा, किसी मैगज़ीन में से भी मिलेगा, किसी वेबसाइट में से भी मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने इशू है करंट अफेयर्स में यूनाइटेड नेशंस का रोल है, आप कश्मीर का है, आप तो उसकी आप फाइल बना लीजिए, उसके अंदर मटेरियल इकट्ठा करते चले जाइए। और जाहिर है आप लोकल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन से आप उसको इकट्ठा करेंगे। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, मेरी तो फेवरेट है इकोनॉमिस्ट, उसके अलावा फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान से रिलेटेड उसमें शायद मवाद कम हो तो आपको फिर अपने लोकल सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा। राना शहजाद साहब कहते हैं प्लीज़ अपलोड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इंग्लिश। राना शहजाद साहब, अगर आप थोड़ा सा बॉदर करके यूट्यूब या इस पेज पे जाइएगा तो इस पे ज़्यादा नहीं लेकिन 5-7 वीडियोस मौजूद हैं और उसमें डिस्कशन काफ़ी सारी मेरी जो समझ के मुताबिक है वो की है। अस्मा वसीम साहिबा कहती हैं हाउ टू मैनेज विद किड्स। अस्मा वसीम साहिबा, मेरे तो बच्चे नहीं हैं, सो मैं इस पे कुछ कहने से कासिर हूँ, लेकिन एज ए ख़ातून इसमें कोई शक नहीं। मैंने अपनी बहनों को देखा, अपनी कलीग्स को देखा, इट इज़ अ बिग चैलेंज। और आप लोगों को सल्यूट है कि जो बच्चों के साथ इसको मैनेज कर रही हैं। हमारे लिए तो ये मैनेज बस हो जाए हमारी, ये अल्लाह ताला ने ख़वातीन को इतनी हिम्मत दी है कि वो ये सारे काम मैनेज कर रहे हैं। तो मैं तो ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे। उसके अलावा वैरायटी ऑफ बुक्स और शुड वी रिस्ट्रिक्ट टू द नंबर ऑफ फ्यू रिकमेंडेड वंस। अच्छा, लोग बार बार बुक्स देखते हैं। देखिए, अगर तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक मिल जाए तो आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करें, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स बड़ी कम हैं। मोस्टली आपको टॉपिक वाइज ही देखना पड़ेगा और टॉपिक वाइज में भी इंटरप्रिटेशन जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। सो आप एक टॉपिक को लें और कम से कम 2 या 3 बुक्स को देखें और उसका तरीका ये कि इकट्ठे पढ़ें। मसलन मेरे पीछे इधर मुगल हिस्ट्री पे किताबें पढ़ी हैं, या मैं आपको बताऊं ये भी किताब मुगल हिस्ट्री पे है, ये भी किताब मुगल हिस्ट्री पे है और 1-2 और भी, ये वॉलपोट की किताब भी हिस्ट्री पे है। तो मैं अगर तैयारी करूं या मैंने कुछ सीरियस लिखना हो तो मैं एक टॉपिक पे तीनों को इकट्ठा पढ़ता हूं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर अकबर का रोल पढ़ रहा हूं तो मैं तीनों में इकट्ठा पढ़ूंगा तो वो फिर मुझे उसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। निज़ामुद्दीन साहब, वोकैबुलरी याद कैसे करें? निज़ामुद्दीन साहब, वोकैबुलरी याद करने का तरीका ये है कि आप पढ़ते चले जाइए तो आपने अंडरलाइन मुश्किल लफ्ज़ों को कर लीजिए, उसका मतलब लिख लीजिए। तो पहला तरीका यह है कि कभी भी इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी ना इस्तेमाल कीजिए, हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी इस्तेमाल कीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप बिल्कुल फास्ट ट्रैक वोकैबुलरी को याद करना चाहते हैं, बिल्कुल फास्ट ट्रैक वोकैबुलरी को याद करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कार्ड्स बना सकते हैं जो जीमैट के अल्फाज हैं या जो बाकी अल्फाज हैं, और उन कार्ड्स को आप रोटेट करते चले जाइए, फ्लैश कार्ड्स को, और आप उसके अंदर फिर आपको वो याद होते चले जाएंगे। उवैस तौहीद साहब मेरे सीनियर देख रहे हैं, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैस कम्युनिकेशन और पब्लिक एड के लिए, मैस कम्युनिकेशन के लिए मैंने जो किताब पढ़ी थी वो तो मेहदी हसन साहब की थी। पब्लिक एड में बाहर से पढ़ के उस पर बहुत ही ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन मैं देख के बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो सिलेबस है उसके साथ कौन सी हैं।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं रोहन साहब, मुझे कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। रोहन साहब, आपको चाहिए कि सबसे पहले ये देखिए कि आपकी अंग्रेज़ी का जो लेवल है वो क्या है। अगर अंग्रेज़ी का लेवल मुनासिब है, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको पढ़ के समझ आ जाती है। जब मैं ये बात करता हूँ अंग्रेज़ी के लेवल की, तो वो क्या उससे मैं कहना चाहता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अच्छी बुक उठाएँ, ये कोई बुक उठाएँ, आप इसको एक साइड से पढ़ना शुरू करें तो आपको इसकी समझ आ जाती है। फिर आप ये इसी को पढ़ें और पढ़ के लिखना शुरू कर दें, पढ़ के बताएं। तो अगर आपके लिखने की किसी को समझ आ जाती है तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप कर सकते हैं। हाउ कैन वी ब्रिंग क्लैरिटी इन आर राइट अप? वी कैन ब्रिंग क्लैरिटी बाय ब्रिंगिंग क्लैरिटी इन आर थॉट्स, because we do not decipher what the writer is saying. We are just repeating the words. So if we will decipher what writer is saying, then we will be able to analyze it, and the analysis is the clarity. अच्छा जी, किसी ने कहा फॉल ऑफ ढाका पे किताबें मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं। उस पर सदीक सालिक साहब की किताब है विटनेस टू सरेंडर, मैंने ढाका डूबते देखा। एक किताब और भी पढ़ी थी, ब्रिगेडियर ए आर सिद्दीकी की शायद किताब थी, नाम मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद ऐसे राइटिंग, अच्छा आयशा शाहिद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किया है, हाउ टू बिल्ड आर्गूमेंट्स। बहुत अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल। देखिए, आर्गुमेंट का आगाज़ जो होता है ना वो क्लेम से होता है। तो क्लेम, आप जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपका एक क्लेम है। मिसाल आपको देता हूँ कि सवाल ये आता है कि ये बताइए कि सवाल है ना, पाकिस्तान में ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होना चाहिए या उर्दू होना चाहिए, ये सवाल है। शुड द मैथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश और उर्दू? आप जवाब जब देते हैं आप कहते हैं कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश। ये आपका एक क्लेम है। अब इस क्लेम के बाद आप आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे बिकॉज, और फिर आप ये कहेंगे इट शुड बी बिकॉज। तो 1 2 3 4 आप आर्गूमेंट्स को बिल्ड करेंगे। तो पहला आपका आर्गूमेंट ये होगा कि बिकॉज आवर सिस्टम कैन नॉट बी different from the rest of the world, because we have a colonial heritage, because it is modern, because it is necessary for our economic development. उसके बाद फिर आप उसकी एविडेंस भी देंगे। तो एविडेंस को ना भूलें आर्गुमेंट में। अगर आर्गुमेंट के साथ एविडेंस नहीं होगी तो क्लेम हॉलो होता चला जाएगा। अच्छा जी, बिलाल खान न्याजी, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए बिलाल खान न्याजी साहब, वी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बाय लिसनिंग। सो व्हाट वी डू इज दैट वी एक्चुअली डू नॉट लिसन। सो व्हेन वी डू नॉट लिसन we sometimes read, but reading does not make us a good speaker. So reading is directly linked to writing. Listening is directly linked to speaking. So if you will listen, you will be able to speak. अच्छा जी, हाउ टू बी हैबिचुअल ऑफ स्टडीज़। आप हैबिचुअल ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। आप हमेशा टारगेट लंबा ना रखिए, आप दिन का टारगेट रखिए, आप फंक्शनल टारगेट रखिए, तो आप आहिस्ता आहिस्ता हैबिट्स डेवलप कर लेंगे। हाँ, आगे चलिए जनाबे वाला, हिस्ट्री की डेट्स याद करने की टिप्स बता दें। अरसलान साहब, हिस्ट्री की डेट्स जो हैं वो पता नहीं मुझे वैसे याद रह जाती अक्सर। अब उसका तरीका ये है कि आप इसको स्टोरी की तरह याद रखिए। हिस्ट्री तो बहुत ही आसान है याद रखने में। तो जब आप स्टोरी की तरह याद करेंगे तो डेट उसमें फिर फिल होती चली जाएंगी। तो मसलन अगर आप चलते चले जाइए तो आप कहेंगे अच्छा बाबर 1526 से शुरू हुआ, फिर 30 में हुमायूं आया, फिर शेरशाह सूरी आया 35 में, फिर 40 में वो चला गया, फिर 40 में हुमायूं फिर आ गया। तो अब चलते चलते आपको कोई ना कोई साल एग्जैक्ट याद आ जाएगा। 5 साल नहीं भी एग्जैक्ट याद आएंगे तो आपको 1707 तक औरंगज़ेब तक आप पहुंच जाएंगे। और अगर आपको नहीं याद आ रहे तो आप वैसे कह दें अराउंड दैट टाइम। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जनाब
नदीम रफ़ीक साहब कहते हैं हाउ टू मैनेज टाइम। नदीम रफ़ीक साहब, टाइम का जो कोटा होता है ना वो तो होता है लिमिटेड। तो लिमिटेड कोटे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि एलोकेशन कर ली जाए टाइम की। तो अगर आप अपने टाइम को एलोकेट कर लेंगे पहले से तो तभी आप मैनेज कर लेंगे। अगर आप फ्री फ्लोटिंग होंगे तो शायद मैनेज ना कर सकें। How can I improve my writing skill? Although my vocabulary is good, but still I can't use that in writing. Whenever I'm writing, my brain just cannot process the thoughts I want to. तो आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और आप पहले देखिए रीडिंग और राइटिंग के दरमियान में क्या है, ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि रीडिंग और राइटिंग के दरमियान में कॉम्प्रीहेंशन है और हम रीडिंग से डायरेक्ट राइटिंग की तरफ जाते हैं। तो आप पहले जो पढ़ते हैं उसको प्रोसेस कीजिए और जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। रिजवान भट्टी साहब कहते हैं वाई नो कोटा फॉर डिसेबल पर्सन। रिजवान भट्टी साहब, डिसेबल पर्सनस के लिए कोटा है और हमारे यहाँ तो कई फील्ड्स में डिसेबल पर्सन आ चुके हैं। मैं उनको डिसेबल भी नहीं कहूँगा, डिफरेंटली एबल्ड कहूँगा। हमारे यहाँ तो एक फॉरेन सर्विस में मेरा ख्याल है खातून है हु कैनॉट सी, और उसके अलावा भी मेरे बैच में भी एक मेरे बैचमेट थे ऐसे। और उसके अलावा हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, जी जनाब, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स के लिए एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे एरिक फ्रॉम। तो एरिक फ्रॉम ने एक बड़ा फार्मूला बताया, उन्होंने कहा लिसनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्पथी। जब तक आपको हमदर्दी नहीं होगी आप लिसनिंग नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप लिसनिंग जो है एक्टिव लिसनिंग करें, इंतज़ार ना करें कि अगले बंदे की बात करता है। गौहर एजाज साहब कहते हैं बैकग्राउंड कितना मैटर करता है। गौहर एजाज साहब, स्टडीज़ का बैकग्राउंड मैटर करता है, बाकी कोई बैकग्राउंड मैटर्स नहीं करता। तो स्टडी का बैकग्राउंड में अगर आपका साउंड है तो यू विल बी एबल टू रीड एंड राइट वेल। अच्छा जी, मदीहा जाफरी कहती हैं हाउ टू एस सी एस इफ यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। देखिए, जो ग्रेड्स होते हैं ना वो आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होते आपके एवरेज या बिलो एवरेज होने की। मैं आपको साफ बताऊं, मैं बार बार इसीलिए आता हूं लोगों के सामने कि मुझसे ज़्यादा एवरेज तालीम का आगाज़ किसी का नहीं था। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, मेरे बीए में, आज भी आपको बताता हूं, मेरे बीए में 471 नंबर थे 800 में से, और एवरेज थे नंबर बिल्कुल। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जिम्मेदार कॉलेज से पढ़ा है, आप में से शायद आप मुझसे बेहतर कॉलेज में पढ़ते होंगे। बाद में मुझे एमफिल में कायदे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, तो मेरे से ज़्यादा, और उसमें भी मेरे 60% नंबर थे। सो मेरे मैट्रिक में कोई 75% थे, बाकी को मेरे तो 60% रहे हैं। लेकिन सीएसएस में मैं टॉप कर गया। वो इसलिए कि मुझे रीडिंग का शौक़ था, मुझे राइटिंग का शौक़ था, मैं उसके अलावा इंटरेस्ट बहुत था सब्जेक्ट्स में, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन ये आप बिलो एवरेज अगर हैं नंबर्स में तो परेशानी कोई नहीं, लेकिन अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन कम है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा सर गिव गोल्डन टिप। गोल्डन टिप्स पे मैं एक वीडियो नोट्स की बना चुका हूँ, अगर उसको देख लें, उसमें टाइम ज़रा कम है। तो बहरहाल ये कि नोट्स बनाने के लिए 4-5 उसके स्टेप्स हैं, उनमें सबसे ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जो राइटर है वो कहना क्या चाहता है। सर इज़ देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एसे। स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो एसे वो पूछते हैं वो एनालिटिकल और आर्गुमेंटेटिव एसे, आर्गुमेंट वाला एसे है, और जो हम अक्सर लिखते हैं ना वो डिस्क्रिप्टिव एसे लिखते हैं। और मैं ये हमारे एसेज में एक और बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो फॉल्ट देखता हूँ ना लोगों से, हमारे यहाँ जब हम एसे लिखते हैं ना, हम कमिट ही नहीं करते कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फ़लाने ये कहा, फ़लाने ये कहा, लेकिन हमारी अपनी वॉइस नहीं होती। तो जब भी आप ऐसे लिखें आप उसमें कमिट करें कि जी आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद सिंगल सब्जेक्ट्स में 2 से 3 बुक्स कर दें। जे स्टोर जो रिसर्च जर्नल है, मेरा ख्याल है वो CSS से एडवांस हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद साइम नवीद साहब कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए गुड नहीं है, सोशल साइंस के लिए है। इसकी वजह तो वो एग्ज़ाम वाले ही बता सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नए सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे
मुझे तो कोई कहे कि नए सब्जेक्ट पढ़े, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स से अपनी डिग्री शुरू की थी और शौकिया लिटरेचर पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी, फिर एक लॉ में डिग्री ली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से निकलें, आप एक्सप्लोर करें। हाँ, आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपका कहीं ना कोई इंटरेस्ट बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने सीएस की तैयारी की तो मुझे किसी ने कहा फॉरेस्ट्री पढ़ लो। मैंने उसको पढ़ा, मुझे उससे कुछ समझ ही नहीं आई, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, तो मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो मैं आप वो सब्जेक्ट पढ़े जिसमें बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो मुझे बड़ा इन्जॉय हुआ। उसके बाद है जी, क्या नाम है, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ फेयर, विच आर द मेन। जफ़र साहब, इफ़ यू कैन गेट रिड ऑफ फियर बाय हैविंग नॉलेज। जिस बंदे में नॉलेज होता है उसमें कोई डर नहीं होता, आप फिक्र ना करें। नूर आलम साहब कहते हैं हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। नूर आलम साहब, लेजीनेस जो है ना वो एक बड़ा शायद नेचुरल सा तरीका है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और बाकियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है ना, ये गुजर जाना है। कल मुझे किसी ने फ़ोन किया, मेरे अजीज़ ने, उन्होंने कहा जी वो हमारा एक अजीज़ है। मैं अमूमन पर्सनल लेवल पे मुझे इतनी क्या समझे कम लोगों से मुलाकात होती है, तो मैंने कहा उसकी कितनी एज है? उन्होंने कहा जी 28 साल एज है। और मैंने कहा 28 साल तक क्या कर रहे थे? कहते जी पता नहीं चला। तो ये जो वक्त है ना, ये गुजर जाना है, आपको पता नहीं चलना। तो अगर आप 4-6 महीने टाइम अप्लाई कर लेंगे तो ये लेजीनेस का आपको शायद पता चल जाए कि इसका इतना फ़ायदा नहीं है। उस्मान अरशद साहब ने कहा हाउ टू प्रिपेयर अ लॉन्ग जॉब। उस्मान अरशद साहब, इसके एक तरीका तो ये है कि शाम को 6 घंटे दिए जाएं। दूसरे जॉब में मैंने एक अपने दोस्त मुझे मिले बड़े अच्छे, कहीं उन्होंने कहा जॉब के साथ, तो मैंने इसकी एक टिप बनाई थी कि आप अपने सुबह जब जाएं ना अपने दफ्तर में, तो आप 10-10 मिनट के ना पीस ले जाएं अपने साथ। पीस का मतलब है कोई राइटिंग जो कि फ़ोन पे हो, आजकल तो बड़ा आसान है, तो आप 10-10 मिनट के ले जाएं। अक्सर लोग, ये मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, मैं टाइम आप लोगों का ज़्यादा ले लिया। अक्सर लोग कहते हैं जी हम पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, आप दिन में 5 से 6 हज़ार अल्फाज पढ़ते हैं, लेकिन जो आप ज़्यादातर पढ़ते हैं वो यूजलेस होता है। हम पढ़ते नहीं सारा दिन, हम मैसेजेस हम पढ़ते हैं, फेसबुक हम पढ़ते हैं, ट्विटर हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पर्पसफुल, यूजफुल, कंसिस्टेंट नहीं पढ़ते। तो अगर आप जॉब के साथ भी है ना, तो आप हर घंटे बाद आपको 5-10 मिनट मिल जाते हैं, तो आप अपने साथ ना 3-4-5-7 पीस ले जाइए, आप उसके साथ पढ़ते रहिए। थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर मुश्किल काम मैनेज तो करने पड़ते हैं। चौधरी मोहम्मद बिलाल साहब कहते हैं इस्लामियत अंग्रेजी में ठीक या उर्दू में? चौधरी साहब, मुझे तो अपना जो मेरा तजर्बा ये था कि मैंने हालांकि मुकाबले के इम्तिहान में उर्दू रखी थी, लेकिन मैंने इस्लामियत को अंग्रेज़ी में लिखा क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि मैं उसमें बेहतर बता सकता हूँ। अच्छा जी, आई एम वरीड टू कैलकुलेट माई स्कैटर्ड थाट्स इन एसे राइटिंग, काइंडली गाइड। देखिए, स्कैटर्ड थाट, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने थाट्स को साइड पे रख दीजिए, अब सब्जेक्ट के थाट्स पे गौर कर कीजिए, तो सब्जेक्ट के थाट्स आपको खुद ही फ्लो होते चले जाएंगे अगर आपका कोई सेंट्रल आइडिया हो तो। अब अक्सर लोग कह रहे हैं मैंने ये किया है तो मैं ये करूं, तो ये मैं अर्ज करूं, ये तो आपका पर्सनल फैसला है। उन्होंने ये कहा हाउ टू स्टडी कॉन्टिन्यूसली। देखिए जी, स्टडी कॉन्टिन्यूसली का मसला ये है कि आप स्टडीज़ को 5-6 ब्लॉक्स में तकसीम कर लीजिए। तो अगर आप 5-6 ब्लॉक्स में तकसीम करेंगे तो वैसे रिसर्च ये कहती है कि 40 से 45 मिनट का अटेंशन स्पैन होता है। अटेंशन स्पैन में 5-10 मिनट की ब्रेक लीजिए। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आई डोंट हैव एनी राइटिंग स्किल। उसके बाद चलते चले जाते हैं। आसिफ अली साहब कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करें? आसिफ अली साहब, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का एक रूल ऑफ द थंब ये है कि आप वाई क्वेश्चन कीजिए। अगर आप वाई क्वेश्चन करेंगे तो आपको किसी चीज़ की रीज़न पता चल जाएगी, फिर आप उस रीज़न को चैलेंज कर सकते हैं। तो आप जब भी ये कोई इशू आए आपके सामने, तो आप हमेशा ये कहिए कि ये क्यों हुआ, आप अंकल क्यों बन जाइए। तो जब आप वाई क्वेश्चन करेंगे तो आप इन अ वे उसको क्रिटिक करेंगे, और जब आप क्रिटिक करेंगे तो तब आपकी थिंकिंग बेहतर हो जाएगी।
उसके बाद आर आंसर शुड बी फुल ऑफ एनालिसिस, ये सवाल किया है शहजाद खान साहब ने। तो शहजाद खान साहब, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जनरल डिस्कशन में भी लैकिंग है और हमारे यहाँ लिखने में भी लैकिंग है, वो हमारा एनालिसिस है। तो एनालिसिस जो है वो हम इसलिए लैकिंग होता है क्योंकि हम ये तय नहीं कर पाते कि कोई चीज़ जो हो रही है उसकी वजह क्या है। तो एनालिसिस का जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट है रीज़न। तो जब हम कहते हैं ना कि रीज़नेबल, तो रीज़न आपने ढूंढनी है कि ये चीज़ अगर हुई है तो ये क्यों हुई है। तो अगर आपको पाकिस्तान की इकॉनमी पे सवाल करे तो आप ये कहेंगे कि जी इकॉनमी अगर इन्फ्लेशन है तो आपका एनालिसिस ये होगा कि ये इन्फ्लेशन क्यों हुई है। तो हम एनालिसिस नहीं करते, हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, हम कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एनालिसिस के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी रीजनिंग हो, रीजनिंग भी हो और रीजंस भी हो। रीजनिंग जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप ये ढूंढते हैं कि इस चीज़ के होने की वजह क्या है, और रीजंस जो हैं वो आप ये ढूंढते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेशन ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद मैगज़ीन या जर्नल इकोनॉमिस्ट मेरी नज़र में बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद चौधरी साहब ने कहा तनकीदी पे थैंक यू थी। अच्छा जी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये मैं यासिर साहब पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में ये 5 C's हैं। सबसे पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, तीसरी चीज़ है कंडक्ट, चौथी चीज़ है कॉम्प्रिहेंशन और पांचवी चीज़ है कंटेंट। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपका एक इंटरव्यू का पैकेज बनता है। तो आपने इससे शुरू होना है कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपने इससे शुरू होना है कि आपको समझ है या नहीं, आपने इससे शुरू होना है कि आपका कंडक्ट कैसा है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। अच्छा, असद साहब आईआर की बुक्स जो हैं, मैं आईआर एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, ऑफ एंड ऑन पढ़ता रहता हूँ। मैंने 2-3 ओरिजिनल किताबें पढ़ी हैं। मैंने मॉर्गेंथो की पॉलिटिक्स ऑफ नेशंस पढ़ी है, मैंने हेनरी किसिंजर की किताब पढ़ी है। मैं चेक करूँगा 1-2 किताबें जो मेरे पास हैं वो पता नहीं सिलेबस से मैच करती हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सिलेबस रिसेंटली देखा नहीं है। अच्छा जी, हाउ टू कवर जनरल नॉलेज कौन से वाला? जमशेद अली साहब कहते हैं सर प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो। जमशेद अली साहब, वीडियो तो एंडलेसली कंटिन्यू शायद ना हो सके, लेकिन मेरा जो ये आप लोगों से बात करने का मकसद है वो ये है कि मेरे और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो मैं चाहता हूँ कि उसको एक हो जाए। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोग पढ़ें और सीखें। ये जो मुकाबले का इम्तिहान है ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की कि ये शायद ज़िंदगी में आपको कभी ना मिल सके, इतने मुतनव्वो मज़ामीन की। और मेरे जो टेक है वो ये है कि मेरा कोई ये टेक नहीं है कि सारे लोग CSS के अफसर बन जाएंगे। जाहिर है सीटें लिमिटेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में इतनी कैपेसिटी बढ़ेगी कि लोग बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। और जब आप बेहतर हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे, आप उसमें जिसे वो आम जुबान में कहते हैं ना मार खाना, वो आप मार नहीं खाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे। तो अगर तैयारी जो है वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि आप इसको बेहतर से बेहतर हो कर सकें। आबिद खान साहब ने कहा, आई एम नॉट CSS एस्पिरेंट बट योर वीडियोज़ आर वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच आबिद खान साहब। मेरा मकसद जो है, मैंने अपने जो मकसद लिखे हुए ना अपनी वेबसाइट पे, वो 3 हैं। वो है सीक, रीड, थिंक। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है। तो नॉलेज जो है मेरी और आपकी, जो मेरे ज़्यादा लोग मुझे सुनने वाले हैं, हमारी ना तो कोई फैक्ट्री है, ना हमारा बॉन्ड निकलना है, ना हमें विरासत में कुछ जायदादें मिलनी है। तो हमारी फैक्ट्री, हमारा बॉन्ड, हमारी जायदाद जो है ना, वो नॉलेज ही है। और नॉलेज में अक्सर लोगों में डिज़ायर मौजूद है, लेकिन उसका स्किल नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरी जो काविश है वो ये है कि लोगों को नॉलेज की तरफ ले आऊँ। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो टाइम है, और हम उसको भी वेस्ट कर रहे हैं। कि हम टाइम
वाह वाह वाह, ये अजमत खरल साहब ने मेरी मर्जी का सवाल कर लिया। उर्दू ऑप्शन की कौन सी? वो अजमत खरल साहब, उर्दू तो मैंने पढ़ी थी बड़े शौक से। तो उर्दू की जो मैंने 2-3 किताबें उस वक्त मुझे याद है पढ़ी थी, वो एक तो डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब थी उर्दू की मुख्तसर तरीन तारीख़, और एक इसी तरह उर्दू की हिस्ट्री पे किताब थी राम बाबू सक्सेना की। क्या अच्छी किताब है। और उसके अलावा बाकी जो मेरा ख्याल है सेकंड पेपर है उसका तो सिलेबस में नॉवेल्स हैं, वो फिर नॉवेल्स आप पढ़ेंगे, कुछ शायरी है वो पढ़ेंगे। लेकिन ये 2 किताबें जो है ना मुझे बड़ी याद हैं, डॉक्टर सलीम अख्तर की किताब और राम बाबू सक्सेना की किताब। उसके अलावा काइंडली रिकमेंड सम गुड बुक्स, डॉक्टर आयशा कह रही हैं काइंडली डेवलप गुड बुक्स टू रिकमेंड इंटरेस्ट इन रीडिंग। देखिए, इंटरेस्ट इन रीडिंग के लिए आप क्वालिटी की बुक्स पढ़ेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करे, तो आपका रीडिंग डेवलप होगा। मैं एक राइटर बहुत रिकमेंड करता हूँ, ये मेरे साथ ही पढ़ा हुआ है, मैं जाते जाते आपको दिखा दूँ, वो है मैल्कम ग्लैडवेल। ये मैल्कम ग्लैडवेल साहब हैं, इनकी 5 किताबें हैं, आउटलायर, डेविड एंड गोलायथ, व्हाट द डॉग सा, ब्लिंक और टिपिंग पॉइंट। तो इस तरह के अगर आप राइटर पढ़ेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप नई किताबें पढ़ें। इधर पीछे कहीं ये किताब पढ़ी है, अगर मैं आज आपको रिकमेंड कर सकूं तो ये किताब जो है ये तो ज़रूर ही पढ़नी चाहिए, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये रेलेवेंट किताबें हैं, आप ये पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। पाक फेयर्स पे बुक्स जो हैं, पाक फेयर्स पे मैं काफ़ी सारी बुक्स बता चुका हूँ, लेकिन जो मुझे याद हैं वो अभी, मतलब याद से मुराद है जो 2-4 किताबें मैं बताना चाहूँगा। आयशा जलाल की दोनों किताबें तीनों पढ़नी, 2 तो ज़रूरी पढ़नी चाहिए। एक जो उनकी जिना द सोल स्पोक्सपर्सन है और एक पार्टिजन्स ऑफ अल्लाह, वो उसके साथ KB सईद की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ जो किताब अब बहुत अच्छी आई है वो है फ्रीडम एट मिडनाइट। वो भी पूरा एक कॉन्टेक्चुअलाइज करती है उस सारे इशू को, और जो पाकिस्तान के बाद की हिस्ट्री है ना उस पे 2-3 किताबें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे हामिद खान की किताब है। इकॉनमी पे जो किताब है वो अकबर जैदी की किताब है, इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी, जिसके काफ़ी सारे एडिशन आ चुके हैं, अब तीसरा गालबन आ गया है। उसके अलावा डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब है पाकिस्तान इकॉनमी ऑफ एलीट स्टेट, तो ये इकॉनमी पे किताब है। और मैं एक ज़रूर कहूँगा इल्हान न्याज़ की किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसके अलावा ऑल पॉइंट्स हो गए। एक अब आखिरी सवाल का मैं जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा जी, ये अब किसी ने ये कहा है कि इम्प्रूव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। राइटिंग एक्सप्रेशन जो है उसका तरीका ये है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को बेहतर किया जाए, और उसके साथ साथ स्टडी स्किल्स जो हैं, स्टडी का एक मॉडल बड़ा आला है, उस पर मैंने एक किताब पढ़ी है। मैं अब स्टडीज़ पे, जनरल स्टडीज़ पे अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। देखें, जो स्टडी का साइकिल है जो हम समझते हैं ना, हम कहते हैं एक किताब होनी चाहिए और उस किताब को याद कर लें। जो दुनिया में मुरव्वजा स्टडी का साइकिल ये है कि आपको किसी कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, आप उस कॉन्सेप्ट को आपने एब्जॉर्ब किया हो, एम्ब्रेस किया हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। तो अपनी स्टडी को कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द बुनिए। अब आप कैसे बुन सकते हैं, वो ये है कि पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप 2-3 किताबों में से उसको डिस्टिल करके ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसको लिखिए। जब आप लिखेंगे तो आप उसमें से जो समझा है आप उसको अपना लेंगे। उसके बाद आप किसी को फिर बताइए, कम से कम अपने आप को बताइए, तो उसके नतीजे में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पूरा जो स्टडी साइकिल है वो आ जाए। आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया मैंने, थैंक यू वेरी मच जो अभी तक लोग देख रहे हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है 1 घंटे से कुछ होने वाला है। मैं नेक्स्ट वीक इसी तरह
एक और टॉपिक दूंगा पहले से, और हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और कोशिश करूंगा कि शायद हमारी डिस्कशन से किसी को फ़ायदा हो जाए, मेरी डिस्कशन से किसी को फ़ायदा हो जाए, मेरी काविश से किसी को फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है जनाब, कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।